गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संक्षेप में इसको हम कहेंगे DPSP, डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP शॉर्ट नाम हम इसको ये कहेंगे। शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था अभी जब मौलिक अधिकार के अंतिम वीडियो में 5वें में जब हम आलोचना कर रहे थे उनकी, तो उसमें ये कहा था कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव है। और ये आलोचना मैंने आपसे कहा था कि सही है आलोचना। वो मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार उसमें नहीं थे। मौलिक अधिकारों में केवल राजनीतिक अधिकार थे, सामाजिक और आर्थिक अधिकार उसमें शामिल नहीं थे। इसी कमी को, संविधान को पूरा करने के लिए हमने या हमारे संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इसमें जोड़ा। इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ जी, तो DPSPs की बात हम करते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दें, आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप कि भारतीय संविधान के भाग 4 में, भाग 3 मौलिक अधिकारों का था, भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये भाग 4 का विस्तार है। इस भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दो बातें याद रखनी, भाग 4 और 36 से अनुच्छेद 51 तक, ये दो बातें आप याद रखिए। दूसरी बात, कहाँ से लिया हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार? ये आयरलैंड का संविधान था 1937 का, उससे हमने ये विचार ग्रहण किया। जैसे मौलिक अधिकारों का विचार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था, वैसे ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार भी हमने एक अन्य संविधान अर्थात आयरलैंड, जो कि एक ज़माने में यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, उससे हमने लिया था। आपको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम में 1801 में इसका विलय हो गया था आयरलैंड का, और फिर 1922 में ये फिर से अलग हो गया इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम से, और अब एक स्वतंत्र देश के रूप में है तब से। तो 1937 का इनका जो संविधान था, उससे हमने ये विचार लिया था। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दोनों मिला करके संविधान के दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। जो संविधान का हमारा दार्शनिक पक्ष है, यानी उद्देश्य निर्धारित करते हैं जो हमारे लिए, कहाँ हमें जाना है, किस दिशा में हम समाज को ले जाना है, उस दर्शन का निर्माण करते हैं, दार्शनिक आधार का निर्माण करते हैं संविधान की। ग्रांडविल ऑस्टिन एक बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर एक किताब लिखी है, ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। उस किताब में उन्होंने इन इन्हें जो है संविधान का अंतःकरण कहा है, दोनों को मिला के, कॉन्शियस, आत्मा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है इनकी, ये देख लीजिए। पहले सबसे पहली बात, राज्य द्वारा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए आदर्श है। नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या है कि राज्य कोई भी नीति बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी फैसला करेगा, तो वो उसको ये देखना है कि उसका फैसला, उसकी नीति इस दिशा में हो। इन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास उसे करना है अपने नीतियों के माध्यम से। दूसरी बात, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में एक निर्देश पत्र का प्रावधान था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान उपबंध है ये भारतीय संविधान का।
उसमें ये प्रावधान था कि संसद जो है गवर्नर जनरल के लिए या गवर्नर्स के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकती थी। वो प्रावधान यहाँ उसी तरह से मिलता जुलता प्रावधान है। तीसरी बात यह है कि इसमें विस्तृत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम का प्रतिपादन किया गया है। अभी देखेंगे हम क्या क्या इसमें है, सामाजिक कहाँ है, राजनीतिक कहाँ है, आर्थिक कहाँ है, एक एक की चर्चा करेंगे तब आप समझ पाएंगे इसको। चौथी बात, ये वाद योग्य नहीं है, यानी आप ये जैसे अनुच्छेद 32 में प्रावधान था कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी देश के शासन के लिए मूलभूत होंगे, ऐसा संविधान में के अनुच्छेद 38 में कहा गया है, 37 में कहा गया है रादर। और इनके बारे में कहा जा सकता है कि वाद्य योग्य न होते हुए भी न्यायपालिका के लिए ये किसी कानून की वैधता निर्धारित करने में समय महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे शासन के लिए, नीति के लिए मूलभूत हैं ये, वैसे ही न्यायपालिका को भी कोई निर्णय करते समय इनको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान रखें इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्य के लिए निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं। दूसरी बात, दूसरी वाली बिंदु को छोड़ सकते, तीसरे पे आ जाए, विस्तृत सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का प्रतिपादन करते हैं। चौथी बात, वाद योग्य नहीं है। पांचवी बात, वाद योग्य न होते हुए भी ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, वर्गीकरण से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि कौन किस कहाँ से क्या क्या है इनमें। अनुच्छेद 36 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है, जैसे अनुच्छेद 12 में दी गई थी। कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, कार्यपालिका और उनके अधीन जो प्रशासन है वो सब इसके दायरे में आते हैं। लोकल बॉडीज भी आती हैं इसमें, उन सब पर लागू होते हैं, उन सब के लिए दिशा निर्देश हैं। अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है कि वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। फिर अनुच्छेद 38 से ये शुरू होते हैं। अनुच्छेद 38 से 51 तक इनका विवरण दिया गया है। तो आप अभी हम देखेंगे इनको एक एक करके, तब आप पाएंगे कि ये 36-37 का उल्लेख उसमें नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में ये बताया कि वाद योग्य न होते हुए भी ये देश के शासन के लिए मूलभूत होंगे। अब यहाँ देखिए, अब आप संविधान में तो कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है इनका। जैसे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण दिखाई पड़ता है हमें, वैसे नहीं इसमें कोई वर्गीकरण है, लेकिन हम विषय वस्तु के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला समाजवादी, यानी जो समाजवाद की ओर ले जाने वाले, यानी आर्थिक कह सकते हैं हम इनको। गांधीवादी, इसमें राजनीतिक भी हो सकते हैं, कुछ आर्थिक भी हो सकते हैं, मिक्स होंगे इसमें सब, गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। तीसरा उदारवादी, बौद्धिक, यानी ये 3 प्रकार के माने गए हैं। इनमें देखते हैं हम आगे। सबसे पहले समाजवादी तत्वों की बात करते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित हो। ये मूल संविधान में था, और जो दूसरा भाग है वो बाद में जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरी में क्या कहा गया? जिसमें आय, सुविधाओं, प्रतिष्ठा एवं अवसरों के अंतर को कम करने पर बल दिया जाएगा। ये 2 बातें इसमें कही गई। आप इसको समाजवादी कह सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, ये बहुत विस्तृत बात है, केवल आदर्शात्मक है, इसमें कॉन्क्रीट फॉर्म में कुछ नहीं कहा गया है, ये सार है एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। और दूसरी बात कही गई कि इसमें उस समाज व्यवस्था कैसी होगी जिसमें आय की
विषमता, सुविधाओं की विषमता, प्रतिष्ठा की विषमता और अवसरों की विषमता को कम करने पर बल दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए सब 39 पे। अनुच्छेद 39 बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, खासकर इसमें से दो तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बी और सी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में बी और सी को बहुत महत्वपूर्ण माना है, आगे हम बात करेंगे। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य निम्न उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा। कौन कौन से होंगे? पहला, नागरिकों को आजीविका का अधिकार दिलाने के लिए, मतलब लोगों को एक पर्याप्त आजीविका मिले, इसके लिए काम करेगा राज्य। लिविंग वेज जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए काम करेगा। दूसरा, समाज के भौतिक संसाधनों का समतावादी वितरण, इसके लिए काम करेगा। समाज के जो भी भौतिक संसाधन उनका समतावादी वितरण हो, किसी एक के पास न हो जाए सारे। जैसे कृषि भूमि, उसके लिए सरकार ने बहुत काम किया इस दिशा में। कृषि भूमि के बंटवारे के लिए, न्यायोचित बंटवारे के लिए बहुत काम किया भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से। तीसरा, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना, इसके लिए काम करेगा। संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, इसके लिए भी राज्य काम करेगा ना। तीसरा, चौथा, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये लगभग हो ही चुका है हमारे यहाँ। नेक्स्ट, बच्चों तथा मजदूरों को स्वास्थ्य तथा शक्ति का संरक्षण करना। बच्चों तथा मजदूरों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का संरक्षण करना, यानी उनका स्वस्थ रहें वो और उनकी शक्ति संरक्षित रहे, इसके लिए काम करेगा। फिर बच्चों का स्वस्थ विकास हो, इसके लिए काम करेगा। ये 6 बातें इसमें हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब आइए अनुच्छेद, इसी में चल रहा है अभी, समाजवादी में, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान न्याय, अनुच्छेद 39A। ए जहां लग गया है नहीं, बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा विकलांगता की स्थिति में तीन अधिकार दिए गए। शिक्षा का, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार। किन किन को दिया ये अधिकार? मतलब दिया नहीं गया, राज्य को इसको देने के लिए कोशिश करनी, प्रयास करना, ये कहा गया है। क्या है? बेरोजगारी की स्थिति में, वृद्धावस्था, बीमारी तथा विकलांगता, इन 4 स्थितियों में वो राज्य को कोशिश करनी है कम से कम इन 4 स्थिति वाले लोगों को रोजगार दिया जाए, शिक्षा मिले और लोक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस, जो भी उनको जरूरत हो वो मिले। नेक्स्ट है कार्य तथा प्रसूति की न्यायपूर्ण तथा मानवीय परिस्थितियों का निर्माण, ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। मजदूरों के लिए उचित मजदूरी, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सृजित करना, यह अनुच्छेद 43 में। इसमें क्या आएगा देखिए, मजदूरों के लिए उचित मजदूरी, लिविंग वेज हो, यानी पहले वहां जो था वो काम मजदूरी की बात थी, अब यहाँ पर लिविंग वेज हो, मजदूरी कैसी हो? लिविंग, जिसमें उनका जीवन यापन ठीक से हो सके। फिर गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर, इसी से जुड़ा हुआ है। लिविंग वेज होगा तो गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर अपने आप हो जाएगा। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर, यानी समाज में उनके अपनी संस्कृति का आनंद लेने का उनको अवसर मिले, मतलब आनंद मनोरंजन वगैरह भी उसमें शामिल हो गया एक तरह से। नेक्स्ट, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी हो, इसके लिए काम करना है। ये भी 43A में आ गया, यानी बाद में जोड़ा गया है। फिर जनता के पोषण तथा जीवन स्तर में सुधार, अनुच्छेद 47। ये कुछ जो अधिकार थे, ये यानी तत्व थे, ये समाजवादी प्रकृति के थे। अब हम बात करते हैं गांधीवादी तत्वों की। कहाँ तक हो गया हमारा? ठीक है, चलिए गांधीवादी तत्वों की बात करते हैं हम। सबसे पहला,
यानी ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण कर उन्हें स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करना, ये अनुच्छेद 40 में है। ये गांधी जी के विचारों पर, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे ना, तो उसको यहाँ शामिल किया। आपको ध्यान है कि अब जो है आगे चल करके हमने 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इस दिशा में काफ़ी काम किया है। काम तो 1959 से शुरू कर दिया था पंडित नेहरू ने, जब अपने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया था उन्होंने, लेकिन संवैधानिक दर्जा मिल गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी स्तर पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 43 में है ये। नेक्स्ट है सहकारी समितियों के गठन तथा स्वायत्त कार्यकरण को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 43B है। ये बाद में जोड़ा गया है 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में। नेक्स्ट है साहब गांधीवादी तत्वों में आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा उन्हें शोषण एवं अन्याय से सुरक्षा, ये अनुच्छेद 46 में है। इस दिशा में बहुत काम हुआ है, हम चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट है साहब मद्यपान का निषेध, अनुच्छेद 47, जो भी नशे वाली चीज़ें हैं उनको रोकने का काम करना है। नेक्स्ट है गोवध का निषेध, गोवध यानी दुधारू पशुओं की हत्या, गोवध और दुधारू पशुओं की हत्या को रोकने के लिए नस्ल सुधार के लिए काम करना, 48 में है ये। नेक्स्ट आते हैं फिर उदारवादी तत्व, उनकी बात करेंगे हम। उदारवादी का मतलब जो वैज्ञानिक प्रकृति के हैं, मानव के विवेक पर आधारित हैं, विवेक पर तो सारे ही हैं, लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र से संबंधित हैं, उनकी उस तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट से संबंधित हैं वो सारे। नेक्स्ट आते हैं, पहला है समान नागरिक आचार संहिता, अनुच्छेद 44, बहुत चर्चित है, बहुत बात पता ही है आपको कि नागरिकों के मध्य जो है समान कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 14 की भी मांग है, और अनुच्छेद 25 में भी कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया धार्मिक क्षेत्र में, लेकिन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है राज्य, कहा गया है। और इसी आधार पर अनुच्छेद 44 है कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यानी इसमें आपके जो सामाजिक कानून है वो सबके एक जैसे होने चाहिए, विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, ये सारे जो हैं एक जैसे होने चाहिए। दूसरा 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा, अनुच्छेद 45 में, आपको पता है चेंज हो गया है, पहले ये यहाँ पर 45 में प्राथमिक शिक्षा का था, इसको अब 21A में ले जाया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ये नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है। फिर है कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर संचालन, 48 अनुच्छेद के अंतर्गत है, यानी कृषि और पशुपालन जो है आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से हो सके इसके लिए राज्य को काम करना है। नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण, अनुच्छेद 48A, यानी ये भी बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है साहब राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में है। आगे चलिए, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में है। ये प्रशासन के स्तर पर, ऊपर तो है ही है, निचले स्तरों की बात है, ये जिला प्रशासन के लेवल पे। नेक्स्ट है विदेश नीति से संबंधित, अनुच्छेद 51 में है। ये कौन कौन से हैं? 4 बातें हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है, राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में? एक तो ये कि शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, दूसरा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मान पर आधारित संबंधों का संचालन हो, दूसरे देशों के साथ जो संबंध हों वो कैसे न्यायपूर्ण हो और एक दूसरे के सम्मान पर आधारित हो। तीसरी बात अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधियों के प्रति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विधियां कानून जो हैं उनके प्रति सम्मान हो, और संधियां जो होती हैं, समझौते होते हैं आपस में, उनके प्रति सम्मान हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का
मध्यस्थता द्वारा समाधान। ये है कुछ तत्व सारे। आज हम यहीं तक रखते हैं इसको। एक सेकंड पार्ट और हम इसका बनाएंगे जिसमें बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैंने एक तरह से गणना हमने सबकी कर ली, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके लिए काम है। धन्यवाद।